तो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होती है उसको समझते हैं। इसमें हम ये जानते हैं कि आज की डिस्कशन में, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। और तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अपने कैपिटल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, अपने टारगेट किस तरह से सेट करने हैं, और अपना एक ट्रेड डिसिप्लिन किस तरह से बनाना है ट्रेडिंग में, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करें। होता यह है कि अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते, आप टारगेट सेट नहीं करते और डिसिप्लिन अपना अगर आप नहीं बनाते, तो आप तो लॉस कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि मार्केट तो उसी तरह से मूव कर रही है जैसे पहले मूव कर रही थी। ठीक है। लेकिन आप क्योंकि अपना कैपिटल आपके पास नहीं होता, आप लॉस कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंडीशन हो जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ हो, उसके बाद मार्केट तो उसी तरह से आगे मूव कर रही है। इट्स मीन अगर आप किसी तरह से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते तो आप आगे भी अर्निंग करते रहते। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग लॉस करके एक दफा लॉस करते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर स्टार्ट ले लेते हैं। लेकिन हर किसी में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक दफा अपने हार्ड रियल अर्न मनी को जो है वो लॉस करे और अगेन भी स्टार्ट कर सके। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। देखिए, दुनिया में कोई भी किसी भी काम में ना आप रिस्क को 100% खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। कि अगर कोई कहता है कि यार इस काम में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, सही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे मेजर्स को लेके। ठीक है। अगर एक इंजीनियर है, साइट पे वर्किंग कर रहा है वो, तो वो रिस्क को मिनिमाइज नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता कि उसको कोई भी जो है वो नुकसान ना हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि मिनिमाइज करने के लिए वो पूरा एक सूट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ताकि रिस्क जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स डेली लाइफ में भी है कि हम अपनी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है। लेकिन 100% आप कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अगर फॉरेक्स की बात करें, तो इसमें हम रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नजर आ रही है आपको, वो है कंट्रोलिंग। बड़ा करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इमोशनल डिसीजंस को आप क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सही है। जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो, उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। जो आपको नजर आ रहा है, जो आपने टेक्निकल एनालिसिस में देखा है, फंडामेंटल एनालिसिस में देखा है, उस बेस पे आप डिसीजंस लेते हैं और उस डिसीजन को लेने के बाद आप स्टिक रहते हैं अपने प्लान में। ठीक है। उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं, अगर आप उसकी बेस पे उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको लॉस होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने, इमोशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब ये गोल्ड है, ठीक है, 30,023। अब इमोशनल डिसीजन लोगों का क्या होता है, कहते हैं यार इतना ऊपर चलेगी, अब यहाँ से तो नीचे आएगा। सही है। ये भी एक, समझ ले, एक तरह का इमोशन ही शायद हो सकता है। ठीक है। यार इतने ऊपर आ गया, अब तो इसने नीचे आना है। इस बेस पे लोग सेल लगा रहे होते हैं। अभी अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये जो पोजीशन थी, हाँ, ये बिल्कुल 3,000 की। ठीक है। अब लोगों ने सोचा कि यार ये 3,000 पे आ गया है, इतने ऊपर आ गया, अब तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो ये चले गया 3,050 पे। ठीक है। ये जो है वो क्या होता है कि इमोशनल डिसीजन। अब ये यहाँ से ये वाली जो मूव है, इतनी बड़ी मूव थी, अगर कोई गोल्ड ले, ठीक है, अब आप सोचेंगे यार अब तो ये इतने नीचे आ गया, अब ऊपर नहीं जाएगा। सही है। तो ये भी गलत चीज। तो जो भी चीज होनी चाहिए आपकी लॉजिक, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे होनी चाहिए।
ठीक है। आप अपने पास से ये नहीं कर सकते कि इतने नीचे आ गया तो अब तो ये ऊपर नहीं जाएगा, या इतना ऊपर आ गया अब तो यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वही है, लैक ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो इमोशनल डिसीजन को आप क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और लार्ज ड्रॉ डाउन से बचाते हैं। ड्रॉ डाउन किसको कहते हैं? कि अगर आपकी रनिंग ट्रेड माइनस में होल्ड की भी होती है आपने, तो उसको आप ड्रॉ डाउन कहते हैं। ठीक है। हेल्प ट्रेडर स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म। इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में एक्टिव रहते हैं। ये अच्छा, इसी तरह से प्रिवेंट करते हैं इमोशनल एंड इम्पल्सिव डिसीजंस को। इंक्रीज होता है आप जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो है कि रिस्क मैनेजमेंट किया। ये तो हमने इम्पोर्टेंस समझ ली कि रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि आप अपने कैपिटल को सेव करते हैं, आप टारगेट सेट करते हैं, आप डिसिप्लिन सेट करते हैं, और इन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टे करते हैं। ठीक है। तो हर मार्केट कंडीशन से आपको निकलना आ जाता है। जिस वक्त मार्केट स्टेबल होती है आप उस वक्त भी अर्न करते हैं, जिस वक्त अनस्टेबल होती है, इनस्टेबल होती है, तो उस वक्त भी आप अपनी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से उस सिनेरियो से भी कम प्रॉफिट लेके, या ब्रेक इवन पे, या कम लॉस पे उस मार्केट कंडीशन को भी सरपास कर लेते हैं। और आगे जाके जब मार्केट स्टेबल होती है तो दोबारा आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये है एक आउटकम रिस्क मैनेजमेंट का। जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडर ट्रेड करता है वो लॉन्ग टर्म करता है, और उसको किसी भी मार्केट की कंडीशन से कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। सिर्फ उसका प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कभी ब्रेक इवन हो सकता है किसी किसी मंथ, लेकिन वो फिर अपना कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहा हो, तो ये है इंपॉर्टेंस। अब रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की कैसे जाएगी, इसकी कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर कैपिटल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। रिस्क को कम करना हमारा ऑब्जेक्टिव दो है। एक है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और रिस्क को जो है वो मिनिमाइज करना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने बेसिक समझी फॉरेक्स की, साथ में हमने टेक्निकल एनालिसिस को कम समझा, हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझ रहे हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, और हम जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें वो लॉजिक की बेस पे करें, वो फंडामेंटल की बेस पे करें, वो टेक्निकल की बेस पे करें, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो कि जो हम जिसके बारे में किसी को बता नहीं सके कि ये ट्रेड हमने किस किस सोच से लिए, किस चीज़ को देख के ली। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये कर रहे हैं। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसको हम जो है वो यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट क्योंकि हम लेते हैं डेमो प्रैक्टिस से। ठीक है, हम करते हैं डेमो प्रैक्टिस से स्टार्ट लेते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो डेमो प्रैक्टिस में ही कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रियल अकाउंट पे भी लॉस करते हैं। डेमो प्रैक्टिस के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसको आप नोट कर लें। नंबर वन, वॉल्यूम स्लो है। अब सही है वॉल्यूम? डेमो प्रैक्टिस में सेट ऑफ रूल्स सबसे पहले ये है कि आप जो आपका कैपिटल कर लेते हैं इसको हम इनिशियल डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है कि लोग रियल अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल $100 का, या $500 का रियल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यही क्या करते हैं कि जब डेमो अकाउंट पे काम करते हैं तो ये चले जाता है 10,000। सही है, और ये चले जाता है 1 लाख। सही है। ये एक सबसे बड़ा मसला होता है कि स्टार्टिंग आपने गलत ले ली। ठीक है,
प्रैक्टिस ही आपने जो है वो गलत पैटर्न पे की है, तो वहाँ पे आप जब रियल उस पे आते हैं तो भी आप गलत कर रहे हो। ठीक है। पहली चीज क्या है कि इनिशियल डिपॉजिट जो आप डेमो अकाउंट पे करते हैं वो आपका सेम होना चाहिए। आपका जो रियल अकाउंट पे आप जितने से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी रियल अकाउंट बनाते वक्त, यानी डेमो पे आप प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके बाद आप रियल अकाउंट बनाएं। ठीक है, और उस पे प्रैक्टिस करें या उस पे वर्क करें। तो रियल अकाउंट आप जितने का बनाने की आपकी कैपेसिटी है, आपने सोचा है कि मैं $100, $200, $500, $1000 का बनाऊंगा, उतने का ही आपने डेमो अकाउंट बनाना है। ठीक है, पहली चीज। और कम से कम अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 मंथ, सही है, इतना आपने जो है वो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। सही है। ये कुछ रूल्स आप बना। इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना होगा? जितने का आप रियल अकाउंट बनाएंगे उतने का ही आपका डेमो अकाउंट होगा। उसका फायदा ये है कि जो काम आप डेमो अकाउंट पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आप आज एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने में अपनी स्ट्रेटजीज बना के उनको फॉलो करके अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं जब, तो आप सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर देते हैं किस पे? रियल अकाउंट, और वहां पे भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप इतने के फंड पे एक प्रैक्टिस करते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन आप वो स्ट्रेटजी, वो लॉट साइज, वो चीज़ें इस इतने पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं और इसमें पता ही नहीं होता। जैसे आप डेमो अकाउंट बनाने गए, आपके पास ऑप्शन था, आपने 10,000 का बना लिया, तो ये बना लिया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, लेकिन उसका आपको जो फायदा ही कुछ नहीं होगा। फिर उस पर आप जितना भी काम कर लें, जब जैसे ही रियल अकाउंट बनाएंगे उसमें आपको लॉसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 1 महीने अगर से लेके 3 महीने तक की आप प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट पे, और उसके बाद लाइव अकाउंट पे आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को देख के, यानी अपने कॉन्फिडेंस को, प्रॉफिटेबल को देख के। उसका तरीका ये है कि आप डेमो अकाउंट पे काम करें, ट्रेड्स करें, 100, 150, 200 ट्रेड्स करें। ठीक है, और उसके बाद वो किसी को दिखाएं। जैसे अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो आप मुझे दिखाएं, ताकि मैं आपके अकाउंट की सारी इवेल्युएशन करके, एनालाइजिंग करके आपको मैं सजेस्ट करूं कि आपको लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए लाइव अकाउंट पे या नहीं, या अगर कुछ चीज़ें मजीद गाइड कर सकूं तो वो मैं गाइड कर दूं। तो मेरे साथ जितने भी लोग सीखते हैं वो यही करते हैं कि वो डेमो प्रैक्टिस करते हैं और अपनी वीकली या मंथली प्रैक्टिस को मैं मुझसे शेयर कर देता हूँ और मैं उनको मजीद गाइड कर देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये आप समझ लें डेमो के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? पोजीशन साइजिंग, हाउ मच कैपिटल टू लोकेट पर ट्रेड। तो ये इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं लॉट साइज। ये पोजीशन साइजिंग मतलब लॉट साइज। लॉट साइज सबसे जो कम होती है वो होती है 0.01। सही है। और इसी तरह से 0.01, और फिर हम जो है वो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। ये स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होती है? 1। ठीक है, ये कहाँ पे होती है दिखा, ये आ रहा है आपके पास लॉट साइज आ रहा है। ठीक है, इस लॉट साइज में सबसे छोटी लॉट क्या होती है? 0.01। यहाँ से आप जा सकते हैं 0.02, 0.03। ठीक है, और 1 जो आप लगाते हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक, जो भी आपके पास जो लॉट साइज आप सेलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपका कैपिटल उस ट्रेड में लगता है। ठीक है, उतना ही पोर्शन तो आपने लॉट साइज लगाई है, उतना ही पोर्शन आपके कैपिटल का उस ट्रेड में लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पिप्स के हिसाब से आपकी जो प्राइस चेंज होती है पिप्स के हिसाब से, तो आपकी सिलेक्टेड लॉट साइज में जो उसकी पिप की वैल्यू होती है उस हिसाब के आपके कैपिटल में बैलेंस बढ़ता है या कम, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, लॉट साइज जो भी आप सेलेक्ट करते हैं तो उतना ही आपके कैपिटल का उतना हिस्सा जो आप लॉट साइज आपने सेलेक्ट की है, उतना पोर्शन जो है वो लग जाता है किस पे? ट्रेड पे।
ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद उस लॉट साइज पे जो पिप वैल्यू होती है उस इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो गोल्ड हो, यूएसडी हो, यूरो हो, जो पिप वैल्यू होती है उस पिप वैल्यू के हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपके कैपिटल में बढ़ता या कम होता है। तो अगर लॉट साइज ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपका एक तो ज्यादा पोर्शन लगेगा कैपिटल का उस ट्रेड पे, और पिप वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी तो आपका प्लस माइनस भी ज्यादा होगा, और कम होगी तो कम होगा। ठीक है। अब पिप वैल्यू को जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, यूरो यूएसडी पिप वैल्यू। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और आपके पास यहाँ पे माई एफ ग्रुप पे पिप कैलकुलेटर भी आ जाता है, जहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट करते हैं यूरो यूएसडी, अकाउंट करेंसी यूएसडी, ट्रेड साइज फॉर एग्जाम्पल 0.01, ट्रेड साइज आपका आ गया 0.01। सही। एक पिप की वैल्यू जाननी है, एक पिप की वैल्यू कितनी है, पिप वैल्यू 0.10 है। यानी यूरो यूएसडी पे अगर हम लॉट साइज लेते हैं 0.01, तो एक पिप की वैल्यू क्या होगी, 0.1। स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो $10 एक पिप की वैल्यू होगी। ठीक है। तो अगर 0.01 आप लेंगे तो आपकी प्राइस की जो मूवमेंट है एक पिप के हिसाब से उसमें 0.01 का इजाफा होगा हर एक पिप के मूव होने पे, या माइनस होगा अगर नेगेटिव में मूव होती है। तो अगर स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो हर एक पिप के पॉजिटिव मूव होने पे $10 का पॉजिटिव प्रॉफिट होगा यानी, और अगर आप नेगेटिव मूव होती है तो आपको लॉस। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये पता कैसे चलेगा पिप क्या होता है। सिंपल है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यूरो यूएसडी में 0.0001, यानी ये जो फोर्थ डेसिमल है, ठीक है, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, पिप कहते हैं। एग्जाम्पल भी दी होगी यहाँ पे। अब जीरो के बाद, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जो चौथा डिजिट है वो पिप है। अगर वो मूव करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम कहेंगे कि एक पिप, प्राइस में एक पिप बढ़ गया, या प्राइस में एक पिप जो है वो, एक पिप से प्राइस बढ़ गई, या एक पिप से प्राइस क्या हो गई, कम हो। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको अभी थोड़ी सी हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आ जाती है। जैसे यूरो यूएसडी। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी में हम इसकी प्राइस देखते हैं तो ये 1.0817, तो ये जो 7 है ये पिप की पोजीशन है। 7 से 8 होगा तो हम कहेंगे एक पिप बढ़ गया, और 7 से 6 होगा तो हम कहेंगे प्राइस एक पिप से कम हो। ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज क्या हमने देखी कि हाउ मच कैपिटल टू लोकेट पर ट्रेड। एक ट्रेड पे आप कितना कैपिटल जो है वो लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर अकाउंट ऑन अ सिंगल ट्रेड। यानी कोई भी आप, पहली चीज तो ये है, ये समझ लें कि आपने, इसमें हम इसको एक चीज करते हैं कि क्या सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं इसको हम हेडिंग। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। तो नंबर 1 रूल क्या हो गया, लॉट साइज। लॉट साइज आपने 0.01 ही रखनी है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब तक आप डेल अकाउंट पे काम करेंगे और एक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते आप, तो आपने 0.01 लॉट साइज पे ही काम करना। ठीक है। नंबर सेकंड जो आपके पास है वो है रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड कितना, 1 to 2%। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर $1000 का आपका अकाउंट है तो $1000 का 1% कितना हो गया, 1% ये हो गया $10। सही है? और इसी तरह से 2% कितना हो गया, $20। सही है। तो जब आप ट्रेड करेंगे और लॉट साइज आपने ये रखनी है, 1 to 2% आपने जो है वो क्या रखना है,
अपना रिस्क पर ट्रेड रखना है, यानी एसएल स्टॉप लॉस जो होगा आपका हर ट्रेड पे होगा $10 से लेके $20। ठीक है, 1% $10 या $20। कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं BTC, हमने ये बाय की, इसको मैं जब बाय करूंगा या सेल करूंगा तो मैं इसमें देखूंगा कि मेरा ये देखिए, ये $10 क्या आ गया, ऐसा ला गया $10। ठीक है, और एक तो ऐसा ला गया $10, तो ये मेरा रिस्क क्या हो गया, 1% हो गया। अगर $1000 का अकाउंट है और मैंने $10 पे स्टॉप लॉस रख दिया, तो इसका मतलब मैंने इस ट्रेड पे $10 जो है वो क्या लिया, रिस्क लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने जब रिस्क आप ले रहे हैं 1 से 2%, तो आपको प्रॉफिट रिवॉर्ड भी क्या होना चाहिए, 1 से 2% ही होना चाहिए। सही है, कि आपने $10 जो है वो आज स्टॉप लॉस रखा है, तो $10 आप टीपी रखें, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखें स्टार्टिंग में। जब तक आप अच्छे प्रॉफिटेबल लेवल को अचीव नहीं कर लेते, 60%, 70%, 75, 80% को अचीव नहीं कर लेते, आप 1:1 रखें। ठीक है, उसके बाद आप 1:2 भी कर सकते हैं, और डिपेंडिंग कि आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीज़ आपको बेहतर लगती है आप उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई चीज़ फिक्स नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिस्क पर ट्रेड। इसी तरह से हम इसको रिवॉर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड पर ट्रेड यानी टारगेट पर ट्रेड जो आपका रिवॉर्ड होगा वो भी आप 1 to 2% रखें। इसका मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ क्या होगा। तो सेम एज इट इज, $10 से $20 आपका क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया यानी टारगेट। ठीक है, तो ये जो रेशो बनता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो 1:1 बनता है। यानी जितना आपने रिस्क रखा हुआ है उतना सेम लेवल, सेम जो है वो आपने रिवॉर्ड रखा है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यानी 1, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे आते हैं। कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपने ग्रो ग्रो कर सकते हैं अपने अकाउंट को ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल। ग्रो कैसे कर सकते हैं कि आप ने एक डिपॉजिट किया और उसमें से आप जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं उसको निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि वीकली या मंथली बेसिस पे उसको कैपिटल का हिस्सा बना के आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ये कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $1000 का आपका अकाउंट है और आपने $10 प्रॉफिट कर लिया एक महीने में, तो ये हो गया $100। तो आपने इस $100 को निकाला नहीं, बल्कि आपने अपने कैपिटल को $1100 कर लिया, यानी 1000 + 100 1100। अब आप 1100 पे काम कर रहे हैं अगले महीने। मान लिया अगले महीने भी आपने सेकेंड मंथ भी 10% काम कर लिया, तो आपका अब जो प्रॉफिट बनेगा 10%, वो बनेगा 110। और आपका टोटल जो कैपिटल हो सकता है इसमें, वो हो जाता है 1210। ठीक है, पहले 1000 था, फिर 100 हो गया, 1100, फिर 1210। तो इस तरह से करके आप क्या कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि अवॉइड करें आप सारा पैसा जो है वो आप एक करेंसी पेयर या एक ट्रेड पे नहीं लगाएं, बल्कि इसको डाइवर्सिफाई कर दें, कम से कम 3 या 4 पे कर दें। इससे फायदा ये होगा कि दो ट्रेड अगर आपकी लॉस में जा रही है तो हो सकता है दूसरी दो ट्रेड जो है वो प्लस में जाए। तो इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल ये है कि आप जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पोर्टफोलियो को। अब हम आ जाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए कि अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आपने इतना प्रॉफिट बनाना है, तो आपने पोटेंशियल प्रॉफिट भी टारगेट में अपना सेट किया है, और पोटेंशियल लॉस भी सेट किया है कि अगर लॉस होता है तो वो कितना होगा। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, सही है, वो क्या है, 1:1। ठीक है,
1:1 हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसको हमने समझना। फॉर एग्जाम्पल हम 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा होता है 1:1। सही है। मीन्स $5 एसएल होता है एंड 5 जो है वो टेक प्रॉफिट। सही है। या हमने टारगेट सेट कर लिया कि $5 एसएल होगा, $5 टेक प्रॉफिट होगा, और ये क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 5 ट्रेड्स आपने ऐसी ली जो $5 टेक प्रॉफिट जिनका हुआ। सही है। 5 ट्रेड आपने ऐसी ली जिनका $5 टेक प्रॉफिट हुआ। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप मुझे चैट में बताएं ताकि मुझे कंफर्म हो गया आपको आवाज़ आ रही। 5 × 5, $25। वॉइस क्लियर है? सही है। 5 × 5 $25। सेम एज इट इज, अगर आपकी नेक्स्ट 5 ट्रेड्स जो है वो लॉस में क्लोज होती हैं, ठीक है, $5, तो स्टॉप लॉस। ठीक है। तो आपका जो रेशो होगा वो आ जाएगा $25। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेट P&L देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। कितना होगा? 0। ठीक है। $25 आपने प्लस किए 5 ट्रेड से, $25 आपने लॉस किए नेक्स्ट 5 ट्रेड से, तो आपका जो P&L हो गया वो 0 हो गया, जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। नो लॉस, नो प्रॉफिट। ठीक है। तो डेमो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखें। उसका फायदा ये है कि अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल होते हैं तो इट्स मीन आप ब्रेक इवन पे। ठीक है। तो आपका लॉस नहीं होगा। 50% भी अगर आप ब्रेक प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, और ये एक अच्छा रेशो है कि अगर आपने 50 ट्रेड 60 ट्रेड्स ली हैं डेमो अकाउंट पे, और आप ब्रेक इवन पे हैं, तो इट्स मीन आप प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपने अपने कैपिटल को सेव किया है इतनी ट्रेड्स लेने के बावजूद भी। अब अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आप जो है वो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1:2 कर देते हैं इसको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इट्स मीन $5 एसएल है, $10 टेक प्रॉफिट है। टेक प्रॉफिट कितना है? $10 है। ठीक है। अब आपका कितना प्रॉफिट होगा? 50। और नेट P&L आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आपका ये आ रहा है। ठीक है। सिर्फ आपने क्या किया, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 किया है। ठीक है। जिसकी वजह से स्टॉप लॉस आपका वही सेम है, जो $5 का $5 है स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट आपका $10 हो गया 1:2 की वजह से। 5 ट्रेड आपने $10 टेक प्रॉफिट पे क्लोज की, तो ये हो गया 50। और 5 ट्रेड आपने आपके एसएल हुए, तो ये हो गया 25। 50 - 25 = 25, आपका ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट रेशो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि $10 अगर आपका एसएल है, तो $20 आपका क्या हो जाएगा? टेक प्रॉफिट हो जाएगा। 10, 20।
तो ये $20 आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें 1 से 2% आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ठीक है, रिस्क रख रहे हैं, और उसी हिसाब से आपने जो है वो प्रॉफिट रख दिया जो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड किया हुआ है। और अगर इसको हम यहाँ पे रख देते हैं $10 पे, तो ये हो गया 1:1। पहले मैं रिकमेंड करता हूँ 1:1 पे रहें। ठीक है, और उसके बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें कि आप कितने प्रॉफिटेबल हैं अपनी स्ट्रेटजी में। ठीक है, अगर तो आपकी 10 में से 50% का भी रेशो आ जाता है, अगर आपका तो ये 10 में 5 लॉस 5 प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करना है, यानी रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा दें। ठीक है, फिर रिवॉर्ड को बढ़ा दें, उससे फायदा ये होगा कि अब आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप जो 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो रही थी वो डबल प्रॉफिट देंगी आप। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये है 1:2 का फायदा। ठीक है, तो लेकिन स्टार्टिंग 1:1 से करें। जैसे ही आपको लगे कि मैं 50% प्रॉफिटेबिलिटी में हूँ, 5-10 में से 5 ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस होती है और 5 ट्रेड टेक प्रॉफिट होती है, तो आप टेक प्रॉफिट को 1:2 कर देंगे, तो जिसकी वजह से आप फिर ब्रेक इवन की जगह प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 1:2 का फायदा। अब आ जाते हैं 1:3 पे। ठीक है, 1:3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। 1:3 का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस तो 5 रहेगा, लेकिन आपका ये जो होगा टेक प्रॉफिट 15 हो जाएगा। सही है, टेक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा वो 75 हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका सेम है, यानी रिस्क सेम है, और तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, $50 प्रॉफिट। ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में रखें, और एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अचीव कर लें, तो आप बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यही सेम पोजीशन पे 2 ट्रेड्स ओपन कर ली, दोनों का स्टॉप लॉस सेम रखा। ठीक है, एक में आपने जो है वो एक का टेक प्रॉफिट आपने 1:1 कर दिया, दूसरे का टेक प्रॉफिट 1:2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये भी आप कर सकते हैं। सेम पोजीशन पे आपने 2 ट्रेड ली हैं, अगर आपको कंफर्मेशन के साथ कोई पोजीशन और एंट्री मिल रही है, और उसमें आपने दो 0.01 की पोजीशन ओपन की, दोनों का स्टॉप लॉस सेम है, यानी $5 $5 यानी $10। ठीक है, और टेक प्रॉफिट वन, एक का आपने रखा $5, एक का रखा आपने $10। अगर दोनों के टेक प्रॉफिट हिट होते हैं तो एक से 5 आपको मिलेंगे, एक से 10, यानी $15 आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक का टेक प्रॉफिट हिट होता है, $5 मिलेंगे, और एक दूसरे का स्टॉप लॉस होता है, तो फिर $5 आपके जाएंगे। ठीक है, तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1:2 रिकमेंडेड है। ठीक है, ताकि इससे फायदा ये होगा कि अगर आप 50% के प्रॉफिटेबल रेशियो पे रहते हैं, तो भी आप जो है वो नेट प्रॉफिट में हैं। और अगर 1:3 करें तो आइडियल है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 1:5 भी जिनका अचीव होते हुए देखा। ठीक है, तो वो जो है वो बड़ी स्विंग ट्रेड होती है, या आप ये कह लें कि अगर आपने ट्रेंड को बहुत ही सही जगह से, ट्रेंड रिवर्सल को पे अगर आपकी कमांड है, तो आप 1:5 भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप 50% भी अपनी ट्रेड में प्रॉफिटेबल होते हैं, 50% अपनी स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल होते हैं, 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से आपका आप जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको क्लियर हो गया।
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको समझ में आया? चलो ठीक। अब आए थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पे आ जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टॉप लॉस क्या है? एक प्री डिफाइंड लेवल है, प्राइस का लेवल है, जहाँ पे आप ट्रेड को जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं अपने लॉसेस को। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाऊँ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की, चले एफएक्स कैलकुलेटर का मैं बता देता हूँ। देखिए ये एक तो थोड़ा सा डिटेल चीज़ है, तो मैं इसलिए बेसिक उसमें इतना कवर नहीं कर सका हूँ। इसके लिए आप लोग मुझसे मीटअप भी कर सकते हैं, कराची में मैं मीटअप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो संडे को एक मीटअप हम कर रहे हैं। तो जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हो आ सकते हैं और अपनी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी क्यूरीज हो। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ चलो आपको अगेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो लॉट साइज आपने रखना होता है। अब जिन लोगों ने सीखा हुआ नहीं होता तो मुझे ये नहीं समझ आता कि वो लॉट साइज किस हिसाब से रखते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एसएल, स्टॉप लॉस। तो वो फिर इन दी एंड उनमें कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं होता, वो लॉस ही करते हैं। ठीक है, तो सब जब भी आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक लॉट साइज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है, चले इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अ, किसी भी, मैं उसका आपको डिटेल शेयर कर दूँ। ठीक है, मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। कल करेंगे, संडे को बाद में बात में करेंगे। अच्छा, जब आप मिसाल के तौर पे आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप पेट्रोल पंप जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो मुझे चाहिए, तो ये जो 1 लीटर है इसको हम लॉट कंसीडर कर लें। ठीक है, तो जब वहाँ पे आप लॉट 1 लीटर कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग में हम उसको लॉट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझाने के लिए मैं बड़ी रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ही आप 1 लीटर कहते हैं तो आपके 1,000, जो कि 1,000 रुपये आपके पास था, वो कैपिटल था आपका। उसमें से 255 254 जो भी इस वक्त लीटर है, उतने पैसे आपके लग निकल जाते हैं आपके कैपिटल में से। ठीक है, तो ये लॉट साइज इस हिसाब से होती है कि आपके कैपिटल में से उतना हिस्सा जो है वो इस ट्रेड पे लग जाता है। अब मान लो वो पेट्रोल आपने अगर यूज के लिए नहीं लिया हो, बेचने के लिए लिया हो, तो आप आगे जाके 260 में, 265 में उसको सेल कर देंगे। तो आप, सही है, तो आपने जो एक लॉट ली है उसको आप जो है वो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉट साइज होती है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ठीक है, अगर हम लिक्विड लेते हैं तो उसमें हम लीटर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्राम, किलोग्राम, कोई ना कोई मेजरमेंट यूनिट होता है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं गोल्ड है। अब गोल्ड को तो कहना चाहिए भाई गोल्ड तो ऑन्स में होता है। ठीक है, या तो तोला होता है या ओंस होता है, तो भाई यहाँ पे तो हमें ओंस सेलेक्ट करना चाहिए कि एक ओंस कितने का, एक ओंस लेना है मुझे। सही है, या इतना रेशो ओंस लेना है। करेंसीज का अलग होना चाहिए, कमोडिटीज का, स्टॉक का, सब चीज़ों के अलग अलग होने चाहिए। अब स्टॉक की क्वांटिटी होनी चाहिए, एक स्टॉक, दो स्टॉक, यानी एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, वहाँ पे क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम किसी ऐसी कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं जैसे ऑयल हो गया, ऑयल में फिर वहाँ पे लीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो किलो होना चाहिए। यहाँ पे आपको तो कहीं पे ये चीज़ें नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक चीज़ चलती है, लॉट साइज। कि जब आपने लॉट साइज सेलेक्ट कर लिया तो आपके कैपिटल का उतना पोर्शन उस पे लगेगा। अब डिपेंड करता है पिप पे, हर चीज की पिप्स की प्राइस डिफरेंट है। पिप पिप क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइस इन परसेंटेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। प्राइस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट
जिसके बढ़ने या कम होने से हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, उसको कहते हैं पिप। तो हर चीज की, चाहे वो गोल्ड हो, कमोडिटीज हो, स्टॉक हो, सबके पिप की वैल्यू डिफरेंट। लॉट साइज का लेना, ठीक है, वो कैपिटल का कितना रेशो उसमें लगे, उस ट्रेड पे लगे, वो लॉट साइज बताती है। $1000 का अकाउंट है, $10 जो है वो आपके लगे उस ट्रेड पे, या $50 लगे, वो लॉट लॉट साइज बताएगी, ठीक है। लॉट साइज से आप जो है वो उसको सेट करते हैं। लेकिन वो जो $10 या $50 जिस कमोडिटी में लग रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट्स पे लग रहे हैं, उसकी पिप की वैल्यू के हिसाब से आपके कैपिटल में प्लस और माइनस होगा। ठीक है, अब वो पिप अलग अलग होगा, जिस तरह से हमने डिसाइड किया, ऑयल का पिप अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, करेंसीज का अलग होगा, बीटीसी का अलग होगा। तो ये एक लॉजिक है, होती है, जिसको आप जो है वो यहाँ पर समझना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, आप माया फेसबुक पे जाएं, इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ चैट में, या आप लिंक सेव कर लें। यहाँ से आप जाके, अब आपने देख लिया कि चलो लॉट साइज तो समझ में आ गया कि जितनी कम लॉट होगी उतना कम कैपिटल यूज होगा हमारा उस ट्रेड में। ठीक है। लेकिन वो लॉट लगने के बाद जो प्राइस की मूवमेंट है, उस हिसाब से प्लस माइनस कितना होगा हमारी उसमें कैपिटल में। तो वहाँ पे आप यहाँ जाके अपने जो भी आप लॉट साइज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से पिप्स की वैल्यू को जान सकते हैं। ये है, प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चीज पे तो अच्छा है, आपकी और जो है वो मजीद कमांड हो जाएगी। और एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो कैलकुलेटेड ट्रेड करता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ठीक है, रिस्क हमेशा होता है हर जगह, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला हमेशा कामयाब होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, लॉजिक्स होती है आपके उसमें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, लेवल्स। तो इन सब चीज़ों को देख के आप ट्रेड करते हैं, प्लस कैलकुलेशन बड़ी मैटर करती है ट्रेडिंग में। सही है। कैलकुलेशन के लिए आपको इन सब चीज़ों का अ, होना बहुत ज़रूरी है। अरसलान साहब, आप मुझे टेक्स्ट कर दें मेरे नंबर पे, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो कैलकुलेशन का होना बहुत जरूरी है, और कैलकुलेशन के लिए आपको लॉट साइज क्या होता है, पिप्स क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन लेवल क्या होता है, इन सब चीजों का जानना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को। तो इसकी मैं कह रहा था कि आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही है। लेकिन आपका तरीकेकार ये होता है कि आप खुद से नहीं करते, आपने एक ब्रोकर रखा हुआ है, जो रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर है, जो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट करता है, आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, आप ये देखते हैं कि यार मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है और कि मैं प्रॉपर्टी के लिए जाऊं, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को करूं। ठीक है, तो आपने एक ब्रोकर, एक रियल एस्टेट एजेंट रखा है, जो कि क्या करता है, आपके लिए काम कर रहा होता है, और वो अपना कमीशन ले लेता है जो भी प्रॉपर्टी की डील होती है। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि यार कोई भी अगर, अब आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को खुद से, सही है, लेकिन आपके लिए बाइंग और सेलिंग और सारे डॉक्यूमेंटेशन वो ब्रोकर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने देखा कि एक सोसाइटी है जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR प्लस है। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ 10 है, 20 है। ठीक है। तो और आप ये समझते हैं एनालिसिस के बाद कि इसके जो सबसे बेस्ट प्राइस है इसको बाय करने की, है 1 CR है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और इसने 1 CR पे जो है 1 करोड़ पे आना है इस प्रॉपर्टी ने, और अगर खरीदा जाए एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो उसकी जो प्राइस बनती है वो 1 करोड़ बनती है। तो आपने अपने ब्रोकर को बता दिया कि भाई ये जब भी 1 CR पे आए तो उसको आपने बाय करना। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और आपके पास जो है वो पेंडिंग ऑर्डर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी नहीं डिस्कस करते, बाद में करते। तो आपने उसको अपनी एनालिसिस के बाद एक लेवल बता दिया कि भाई अभी ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ 10 है, 1 करोड़ 20 है, तो जैसे ही 1 करोड़ पे आए आपने इसको बाय करना है। ठीक है। तो जैसे ही वो 1 करोड़ पे आती है, आपका ब्रोकर जो है वो उसको बाय कर लेता है। अब आप उसको बताते हैं कि अगर ये मेरा जो इस पे रेशो है वो है 1% का, अगर ये
90,000 पे, 90 लाख पे आती है प्रॉपर्टी, तो आपने इसको सेल कर देना है। उससे ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं करना है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है। और अगर ये अगेन एक 1 करोड़ 10 लाख पे जाती है, तो आपने इसको क्लोज कर देना और 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेना। ये होता है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो ये हम अपने जो है वो डेली रूटीन में भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात होगी, इन्वेस्टर की बात। कि जो भी इन्वेस्टर होगा, वो किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, और खुद भी करेगा, तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रखेगा कि अगर माइनस में जाए तो मैंने इतने में निकाल देनी है, इससे ज्यादा लॉस नहीं में नहीं जाना। ठीक है। और प्लस में आए तो इतने में मैंने निकालनी है, उससे ज्यादा मैंने लालच नहीं करनी। ठीक है। तो वैसे भी करते हैं। और अगर आपके ब्याह पे कोई और ट्रेड कर रहा होता है, तो आप उसको बताते हैं। ये है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। और अगर ऐसा आप नहीं करते, तो क्या होता है कि अगर मार्केट में बड़ी तेजी से प्राइस गिरती है, तो आपका लॉस जो है वो होता जाता है और आपका कैपिटल खतरे में आ जाता है। और अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं रखते, तो आपको दिखता है कि मार्केट बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन आपने टेक प्रॉफिट नहीं रखा था, तो वो वापसी आके स्टॉप लॉस भी हो सकता है और वापसी भी आ सकती है। इससे आपका जो इमोशनल एक वो है, बिहेवियर है, वो खराब हो जाता है। ठीक है। तो सेट ऑफ रूल सेट करें, उनको फॉलो करें। और हमेशा इंसान लॉस तभी उठाता है जब वो अपने रूल्स को खुद ब्रेक करता है। ठीक है। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को सुने, वो आपको बताएंगे कि जब जब हमने अपने रूल्स को ब्रेक किया, ठीक है, तो तब तब हमने लॉस उठाया। ठीक है। तो ये है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की अहमियत। विदाउट स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आप ट्रेड नहीं करेंगे, ना प्रैक्टिस में ना रियल। तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या है कि हमेशा आप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट। ठीक है। एवरेज ट्रू रेंज, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, साथ में आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है। नेवर मूव स्टॉप लॉस इन होप दैट द मार्केट विल रिवर्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक दफा ट्रेड ली और उसका स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट सेट कर दिया, तो आपने उसको मूव नहीं करना, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस रखा है और मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आ जाती है वापसी प्लस में, तो वो कहते हैं कि यार मैंने गलत स्टॉप लॉस रख दिया था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि मार्केट जब स्टॉप लॉस में जाती है, तो लोग उसको मूव करना शुरू कर देते हैं नीचे, ताकि स्टॉप लॉस ना हो। लेकिन उससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ना ना स्टॉप लॉस मूव करें, ना टेक प्रॉफिट मूव करें। जो आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रख दिया, एक तो वो सारी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बाद वो उस ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट करना। और जब आप इतनी वर्किंग के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है। आपने उसको मूव नहीं करना। इसी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है कि लॉग इन प्रॉफिट एज ट्रेड मूव्स इन योर फेवर। ट्रेलिंग स्टॉप भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप में ये होता है कि अगर आपका कोई भी ट्रेड है, वो पॉजिटिव में चल रही है, यानी प्रॉफिट में चल रही है, तो आप उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। जिससे फायदा आपको क्या होगा कि पीटीसी पे जाते हैं, ये रहा ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है। तो आपने पॉइंट्स के हिसाब से या कस्टम करके ट्रेलिंग स्टॉप्स के लेवल जो है वो यहाँ पे लगा दी। ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपकी ट्रेड प्लस में जाती है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो उतने पॉइंट्स के हिसाब से मूव होता रहता है, यानी उतने आपका सेव हो जाता है कैपिटल। यानी आपने एक चीज 10 रुपए की ली, और वो आपकी चली गई 20 रुपए पे, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया 5 रुपए के डिफरेंस पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस आपका चले जाएगा 15 पे। ठीक है। $10 पे आपने उसको लिया था, $20 पे वो चल रही है, $10 का फायदा हो रहा है। आपने $15 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इसका मतलब $5 आपने अपने बुक कर ली। अगर मार्केट वापसी रिवर्स भी आती है तो $15 पे, और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आपको $5 मिल जाएंगे लाजमी, क्योंकि आपने उसको बुक कर लिया। लेकिन जैसे ही वो प्राइस $20 से 25 पे जाएगी,
तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो 15 से 20 पे चले जाएगा। अब आपने $10 बुक कर ली, वो 30 पे जाएगी तो ये 25 पे चले जाएगा। अब आपके $15 जो है वो बुक होगा। इस तरह से आपकी ट्रेलिंग स्टॉप जो है वर्क करता है। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर इन रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जिसमें ग्रीड है यानी लालच है। ठीक है, आप हर ट्रेड को विन करना चाहते हैं और ओवर रिस्किंग करते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है और उसको बिल्कुल भी आपने छेड़ना नहीं है। चाहे 10 ट्रेड लें, 10 के 10 स्टॉप लॉस हो जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट एक दफा रख दिया, उसको आपने मूव नहीं करना। तो ये क्या होता है, इससे आपकी जो लालच वाला अंसर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फेयर होता है। एक्साइटिंग ट्रेड्स टू अर्ली ड्यू टू फेयर ऑफ लॉस। तो ये इसको हम कहते हैं फेयर ऑफ लॉस, और इसको हम फोमो भी कहते हैं, ट्रेडिंग की फोमो। ठीक है, फोमो कैसे कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, इसको फोमो। ठीक है, अब बीटीसी है। बीटीसी चले गया 1 लाख, मान लें 1,10,000 डॉलर। ठीक है, बिटकॉइन चलेगी। अब कुछ लोगों ने देखा कि यार ये तो 1,10 पे चले गया और ये तो अभी और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने जाके बाय कर दिया। तो ये फोमो है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यार हर बंदा पैसा बीटीसी बिटकॉइन में बना रहा है, मैं नहीं बना सका यार, मैं भी इसमें एंटर हो जाता। तो ये फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक लेवल से मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा सकती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि, और नीचे आप आने का वेट कर रहे हैं कि बेस्ट प्राइस से आप बाय करें। लेकिन आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर आ जाता है आपके जहन में कि आप पता नहीं नीचे आए नहीं आए, यहीं पे एग्जीक्यूट कर दो। तो इसको फेयर कहते हैं। ये कब होता है, कि जब आप बहुत ही लिमिटेड एनालिसिस कर, आपको चाहिए आप 8-10 पेयर्स पे एनालिसिस करके 8-10 एंट्री पॉइंट्स को निकाल के रखें, और जिस भी एंट्री पॉइंट पे आपके ट्रेड आती है उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दें। इससे आपका ये वाला मसला जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं हम। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि टेकिंग अननेसेसरी ट्रेड ड्यू टू इम्पेशंस, आपको पेशेंस नहीं होता। ठीक है, अभी आपका एक स्टॉप लॉस हुआ है और आपने फौरन जो है वो दूसरे पे गए, जल्दी से एनालिसिस की और आपने ट्रेड लगा दी। ठीक है, तो ये आप इम्पेशंस की वजह से आप क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं अपने सेट ऑफ रूल्स से। ठीक है, कि आपने सेट ऑफ रूल्स अपना रखा कि आप जो ट्रेड, सही है, पर डे या डेली ट्रेड टारगेट कर लें या ट्रेड पर डे कर लें। ठीक है, ये आपने रखा 2 2 3 पर डे, यानी 2 से 3 ट्रेड मैंने लेनी है एक दिन में। सही है, और ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये मेरा लॉट साइज होगा। ठीक है, और ये टेक प्रॉफिट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। बस ये सेट ऑफ रूल्स आपने तय किए और आप उसी पे काम कर रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए, आपने इन सेट ऑफ रूल से हटना नहीं। सही है, और प्लस माइनस का नहीं सोचना, आपने सोचना है बस मुझे 1 महीने इस चीज पे प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, और 1 महीने बाद मैं एनालिसिस करूंगा कि कितनी ट्रेड मेरी प्लस हुई, कितनी मेरी माइनस हुई, और उन उस एनालिसिस से एक स्ट्रेटजी, बेहतर इम्प्रूवमेंट वाली स्ट्रेटजी बना के आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर इस चीज को आपने फॉलो किया तो आप बहुत जल्द अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आप रियल मनी लूज करने से बच सकते हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको एज इट इज फॉलो भी किया, और वो आज जो है वो फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, कि आपका लॉस हुआ और आपने कहा कि मैं इसको रिकवर करूंगा, दूसरी पोजीशन से, दूसरी जगह से रिकवर करूंगा। ठीक है, रिकवर लॉस क्विकली, बिगर लॉस हो जाता है आपको उसकी वजह से। ठीक है, लॉस हुआ आपको, और लॉस होते ही आपने कहा यार मैं इसको कहीं और से कवर करता हूँ, या फिर आप लॉट साइज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज क्या होती है कि इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहता है।
और रिवर्स ट्रेडिंग जो है वो आपको मजीद नुकसान की तरफ लेके जाती है, ना कि रिकवरी की तरफ। ठीक है। और उसके बाद आपको लॉसेस भी बड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग रिवर्स ट्रेडिंग में लॉट साइज बड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो लॉस हुआ है ये बड़ी लॉट से ही रिकवर होगा, छोटी लॉट से नहीं होगी। तो फिर वो रिवर्स ट्रेडिंग में आ जाते हैं। और ये वो चीज़ होती है जो समझ लें कि मार्केट चाहती है कि आप इस चीज़ में पढ़ें। ठीक है। लेकिन आप जो है वो अ, इनको कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं किस तरीके से, अगर आप सेट ऑफ रूल्स तय कर लें। ठीक है। हर चीज़ का हल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप अपने रूल्स बनाएं। ठीक है। और अपने रूल्स पे कायम और दायम रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हर हर मसले का हल ये है। लेकिन डिसिप्लिन, इसका मतलब डिसिप्लिन भी हो गया कि आपने एक डिसिप्लिन सेट किया हुआ है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। ठीक है। आपने 3 ट्रेड ले ली। अब आपको चाहिए कि अब आप अपना लैपटॉप बंद कर दें। ठीक है, अपना पीसी बंद कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप चौथी ट्रेड भी लेंगे, आप पांचवी ट्रेड भी लेंगे। ठीक है। तो इस चीज को, बस इस पे आपने कमांड हासिल करनी है अगर आपने ट्रेडर बनना है। फिर आ जाते हैं हाउ टू डेवलप ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। ठीक है। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इंटर कहाँ पे होना है, मेन चीज। एग्जिट कहाँ पे होना है, प्री डिफाइंड स्टेट। तो इसके लिए मैं एक आसान चीज आपको बता दूं। कभी भी आप करंट प्राइस पे ट्रेड लेने का नहीं सोचें। ठीक है। कभी भी आप करंट प्राइस पे किसी भी चीज पे आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जिस जहाँ पे मार्केट चल रही है वहां पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। आप एनालिसिस करें कि मजीद मार्केट की प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है, और आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का लेवल था। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का के तौर पे काम करेगा। अब आपने लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि यहाँ आएगा तो मैं बाय करूँ। अब यहाँ आएगा तभी आपने बाय करना है, उसके अलावा नहीं करना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी आपने एनालिसिस की है, उस एनालिसिस के तहत अगर आपके पास उस जगह पे अगर उस लेवल पे प्राइस आती है तो आप बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। इससे आपका क्या फायदा होगा कि इससे आप इंटर, यानी बहुत से मसले आपके हल हो जाएंगे। जब हम सोचते हैं ना सेम प्राइस पे ट्रेड करें, तो हम कैंडल्स को देखना शुरू कर देते हैं। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स में नोट किया है। वो एक एक कैंडल को देख रहे होते हैं, ये रेड बनी है तो सेल जाएगी, ब्लू बनी है तो बाय जाएगी। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई आपने करंट प्राइस पे कभी भी ट्रेड लेने का सोचना ही नहीं है। आपने तो उस प्राइस पे लेना है जो आपने एनालिसिस के बाद आपने जो लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है। सपोर्ट ड्रॉ की है, रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, कोई लो, अगर बुलिश है मार्केट तो लो प्राइस को आपने आइडेंटिफाई किया है, पॉसिबल लो प्राइस। अगर बेयरिश है तो पॉसिबल हाई प्राइस को आइडेंटिफाई किया है। तो वो लेवल्स ड्रॉ कर ले, उन लेवल्स पे मार्केट आती है तो ट्रेड करें, नहीं आती तो नहीं करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एंट्री पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, और करंट प्राइस पे आप ट्रेड लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। फिर एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस किस तरह से रखेंगे और टेक प्रॉफिट कैसे रखेंगे, वो आपका एग्जिट पॉइंट। एक्सेप्ट लॉसेस। लॉसेस जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, स्टिक टू द स्ट्रेटजी। लॉसेस से आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना। ठीक है। लॉसेस पार्ट ऑफ लाइफ है एंड पार्ट ऑफ द गेम है। इनसे आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना। लॉसेस किस तरह से हैं कि अगर आपने पूरे महीने काम किया मिसाल के तौर पे और आपको लॉस हो गया। ठीक है। एक तो प्रॉफिट में लॉस होता है कि $200 का आपका टारगेट था, $200 आपने अचीव किया, लेकिन $50 आपका जो है वो लॉस हो गया। चले इसी लॉस की बात कर लेते हैं। तो ये जो $50 आपका लॉस हुआ है, देखा जाए तो ये तो एक तो प्रॉफिट में लॉस है, आपके कैपिटल में लॉस नहीं। ठीक है। इस लॉस को आप किस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वो ऐसे करेंगे कि अगर आपने $200 का टारगेट था, 200 अचीव भी किया, लेकिन $50 उसके बाद लॉस हो गया। इट्स मीन आप ये समझें कि आपने अपने ऑफिस का रेंट दे दिया,
अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए, ठीक है, आपके साथ एक दो स्टाफ थे उनकी अपनी सैलरी दे दी। ये अगर आपने सोचना शुरू कर दिया अपने लॉसेस के हवाले से, तो एक क्या होगा कि आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे लॉसेस। कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं फिजिकल, तो आपके पास आपने वहाँ पे या तो दुकान लेनी थी या ऑफिस लेना था, उसका रेंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होते हैं, एक दो लोग काम भी कर रहे होते हैं, वर्कर उनकी सैलरीज भी निकालनी होती। तो ट्रेडिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो आप समझ लें कि आपने अपने बिजनेस के लॉसेस एक्सपेंसेस को पे कर दिया। अगर आप ये समझना शुरू कर देंगे साइकोलॉजिकली, तो आपको क्या होगा कि आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपका माइंड जो है वो बहुत अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहेगा, और आप लॉसेस में जो है वो कोई टेंशन नहीं लेंगे, अपनी ट्रेडिंग में लॉसेस को इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे। बस स्टिक टू योर रिस्क पर ट्रेड, नेवर इंक्रीज रिस्क को आपने कभी नहीं बढ़ाना अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। ब्रेक लें, इमोशंस आर हाई, सेट स्टे अवे फ्रॉम द चार्ट्स। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और आप सोच रहे हैं ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट बनाने का, या कहीं पे आप फंस गए हैं, लॉसेस ज़्यादा हो गए आपको, तो आपने ब्रेक ले लेना है। 2 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते का ब्रेक ले लेना है। मार्केट ने कहीं नहीं जाना, ठीक है, मार्केट एक हफ्ते बाद भी चल रही होगी, लेवल्स आपको एक हफ्ते बाद भी मिल रहे होंगे, एंट्रीज आपको एक हफ्ते बाद भी मिल रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल अगर आप नहीं करेंगे तो लेवल मिस हो जाएगा। अगर आप इस ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हैं जहाँ पे आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं चीज़ों को लेके, ट्रेडिंग को लेके, लॉसेस को लेके, ठीक है, तो आपने ब्रेक लेना, ठीक है। और हर ट्रेडर ऐसा करता है। अक्सर ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो ब्रेक लेने में ही आ जाता है, ठीक है। आप अच्छा, सेट ऑफ रूल्स फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग। गोल्डन रूल्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बताया कि नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2%। आपने एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी लगाना है, अपने प्लान पे स्टिक रहना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कि 1:2 है। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। कीप ट्रेडिंग जर्नल जो है वो आपने क्या रखना है, सही रखना है। फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान विद डिसिप्लिन। तो यहाँ पे एक चीज, ट्रेडिंग प्लान आपने जो है वो डिसिप्लिन के साथ इसको रखना है। चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्टैट्स दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए गेन कितना है, 37% ओवरऑल। कितने का अकाउंट है, $500। तो ये $500 का अकाउंट है, $90 इसमें से विड्रॉ हुए। डेली जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.54%। मंथली प्रॉफिट रेशो आ रहा है 18.70%। 2.65 का इसका ड्रॉ डाउन है, यानी रनिंग ट्रेड जो माइनस में रही है मैक्सिमम अब तक वो है 2.65। बैलेंस क्या है, 582। इक्विटी क्या है, 579। हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 606 पे। प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, 172 का, ठीक है। ये आप इसको नोट करें। अगर और आप पूरे पाकिस्तान में जाके चेक करिएगा कि ये चीज़ अगर आपको नजर आए किसी की, इतना डिसिप्लिन ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। टोटल ट्रेड इस अकाउंट को हुई है 52, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 69%। वॉन रेशो है 31%, जो है वो आपका लॉस रेशियो, यानी 70% प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। लॉन्ग वॉन, लॉन्ग वॉन का मतलब ये है कि बाई की ट्रेड कितनी प्लस हुई है, 86%। 26 आउट ऑफ 30 बाई की ट्रेड प्लस हुई है,
इन शॉर्ट यानी सेल की ट्रेड प्लस कितनी हुई है, 45%, यानी 10 आउट ऑफ 22। बेस्ट ट्रेड कौन सी थी, $27 की थी। वर्स्ट ट्रेड जो थी वो $10 की थी। इस तरह से आपका, जब आप मुझे देते हैं अपना डेमो अकाउंट प्रैक्टिस के बाद, तो मैं यहाँ पे आपके अकाउंट की एनालिसिस करता हूँ, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप पर डे कितनी ट्रेड्स ले रहे थे, प्लस में कितनी है, माइनस में कितनी है। ईच एंड एवरीथिंग सारा रेशो जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं।